गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहम्मद मारिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो और रेगुलर पढ़ो पर। आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर हमें सेपरेट सेपरेट समझाइए, तो मैं आप लोगों की डिमांड के लिए हिंदी के वीडियोस आ चुके हैं और सेम टॉपिक पे इंग्लिश के वीडियोस हैं। ओके, तो आप लोग खासकर सीबीएसई के बच्चे तैयार रहे और हम लोग आज के सेशन को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, ताकि आप लोग की कंसेप्ट क्लैरिटी बेहतर से बेहतर हो सके और कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्ड होने ही लगेगा। तो प्लीज जाइए, जल्दी से कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, हाँ एक बोतल पानी भी, और मोबाइल को थोड़ी दूर पर एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, फुल कंसंट्रेशन के साथ इधर देखते रहिए, क्योंकि पहले हम लोग अपना होमवर्क सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं होमवर्क क्या था। Let's start. This is a reaction between zinc and sulfuric acid. When zinc react with sulfuric acid, it forms zinc sulfate. This is zinc sulfate. This is sulfuric acid. ठीक है? And hydrogen gas evolved. आइए अब इसे हम लोग बैलेंस करते हैं। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? अगर नहीं है तो हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। यही तो हम लोग सीख रहे हैं, हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन। ओके बच्चों, आइए यहां देख रहे हैं हम लोग कि जिंक के एटम के नंबर्स कितने हैं? 1। रिएक्टेंट में जिंक कितना है? 1। तो प्रोडक्ट में, हाँ प्रोडक्ट में भी एक ही है, तो ये तो बैलेंस है। अब हम लोग बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। यहां देखिए तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? प्रोडक्ट में 2, तो ये भी तो बैलेंस है। ऑलरेडी ये दोनों बैलेंस है। नेक्स्ट, S इज द सिंबल ऑफ सल्फर। S इज द सिंबल ऑफ सल्फर। ओके, हम लोगों ने देखा कि सल्फर के कितने एटम्स है? 1, एंड इन द प्रोडक्ट साइड सल्फर इज ऑल्सो 1। तो वी कैन से दैट दिस इज आल्सो बैलेंस्ड। जिंक बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है, एंड द लास्ट इज ऑक्सीजन व्हिच हैज 4 एटम्स इन रिएक्टेंट साइड। लेट्स मैच इट। हियर इन द प्रोडक्ट साइड वी कैन सी दैट देयर इज आल्सो 4 एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। ओके, तो हम लोग ने देखा कि ये आपका रिएक्शन ऑलरेडी पहले से बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऐसा किया है उनके लिए थम्स अप। बाकी कोशिश करते रहे, उन्हें घबराना नहीं है। ठीक है, पेशेंस रखना है और कोशिश करती रहनी है, क्योंकि मेहनत करने वालों की ही जीत होती है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ये सेकंड इक्वेशन की। यहां हम लोगों ने देखा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। दिस इज ग्लूकोज। ये सारे आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं, आप लोग अभी से उसे बार बार याद किया कीजिए, क्योंकि सेपरेट भी याद करना, और जहां जहां यूज हो, जैसे आपने देखा कि C6H12O6 लिखा है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, जिसे कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। ओके, यहां हम लोगों ने देखा कि कार्बन के कितने एटम्स है? 6। तो प्रोडक्ट साइड में भी तो 6 होने चाहिए। तो आखिर कार्बन के साथ ऐसा क्या करे कि ये 6 हो जाए? 1 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 6 हो जाता है, तो हम लोगों ने इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हेंस दिस इज आल्सो 6, एंड इन द प्रोडक्ट साइड कार्बन इज आल्सो 6। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in the reactant side and number of carbon atoms in the product side are same. Okay, and after that number of hydrogen atoms in the reactant side is 12, hence it must be 12 on the product side. तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। तो आप लोग अपने माइंड पे जोर डालिए, सोचिए कि ऐसा क्या करें जिससे वहां पे हाइड्रोजन के एटम्स इक्वल्स हो जाए। हम लोग सबसे पहले 2 के मल्टीपल्स देखेंगे कि इसे किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये 12 हो जाए। तो हम लोगों ने देखा कि अगर इसे हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो रहा है? 12। तो यहां हम लोगों ने इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने शुरू दिन पार्ट 1 में भी कहा था, पार्ट 2 में भी कहा था कि जब हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो एक एक एटम को बैलेंस करने के बाद उसे फिर से 1 by 1 मिलाते हैं, ताकि कोई भी बात छूटे नहीं, क्योंकि एक भी कड़ी छूट गई तो कंसेप्ट की लड़ी टूट गई। इस बात को नहीं भूलना है। ठीक है, ओके। आइए, यहां तो कोई प्रॉब्लम? हमने कार्बन को मिला लिया, हमने हाइड्रोजन को मिला लिया। नेक्स्ट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को गौर से देखना है। ऑक्सीजन का कहने का मतलब इस साइड वाला भी ऑक्सीजन, ये वाला भी ऑक्सीजन, और भी अगर होते सबको हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, यहां हम लोगों ने देखा कि एटम कितने ऑक्सीजन इस साइड में? 6, एंड दिस साइड 2, यानी हेंस दिस इज 8, 12, 8। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में भी 8 होना चाहिए, और अगर 8 नहीं है तो हम लोग उसको क्या करते हैं बच्चों? उसे बैलेंस करते हैं। ओके, आइए समझते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन। यहां कितने ऑक्सीजन है? 6 × 2, 12। इसे और से अच्छे से करता हूं ताकि आप लोगों को कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहां क्या है? +6। तो हम लोग ने देखा ये कितना हो रहा है? यानी 18 ऑक्सीजन एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड।
तो इसे भी यहां 18 ही होना चाहिए। तो इसमें ऐसा क्या करें कि ये 18 हो जाए। यहां क्या कितना हो रहा है, 6 + 2 18 हो रहे हैं। हमें और कितने आइटम्स चाहिए, हमें चाहिए 10 आइटम्स और। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस ला सकते हैं नहीं, इसमें चेंजेस लाते हैं तो फिर से हमें मिलाना होगा। हम लोग इस ऑक्सीजन पे डिस्कस करते हैं। अगर इसे किसी भी तरह से 12 कर दिया जाए तो देखिए हम लोग का इक्वेशन बैलेंस होएगा। यहां हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 प्लस, एंड हेंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। देखा हम लोगों ने किस तरह चुटकियों में से बैलेंस कर दिया। सिर्फ और सिर्फ एक एक कंसेप्ट को अपने ध्यान में रखना है और ऑब्जर्व करना। बैलेंस करने के बाद हम लोग फिर से मिला लेंगे इसे कि रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितने हैं 6, तो प्रोडक्ट साइड में भी 6। हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो हाइड्रोजन कितने हैं 12। ऑक्सीजन कितना है 18, तो ऑक्सीजन कितना है 18। तो बैलेंस है। और हाँ, ये जो मैं ये कर रहा हूं रफ वर्क, ये अभी चूंकि हम लोग की शुरुआत है इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं। लेकिन ये आपको काम मेंटली करना है। इतना काम करने का आपको क्लास में वर्क नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए गए वो 3 होते हैं 4 होते हैं कि इन्हें बैलेंस कीजिए और उनके बारे में ये भी बताना होता है विच टाइप ऑफ रिएक्शन दिस इज। तो उस टाइम आपका टाइम बहुत ज्यादा किल होगा। तो अभी से मैं इसलिए डेली आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि इस पे आप लोगों को कमांड हो जाए और एग्जाम में आप लोग जाए तो बहुत आसानी के साथ आप इसे सॉल्व करें। ना सिर्फ एग्जाम में बल्कि जहां भी इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत हो आप बहुत आसानी के साथ इसे बैलेंस कर सके। ओके गाइस, इसके आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम लोग इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस है, इसे डेली करना है। एक मैं बनाऊंगा आप लोगों को इस क्लास के दौरान एक होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क। ओके, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। इन द रिएक्टेंट साइड देयर इज 1 atom ऑफ सोडियम, इन द प्रोडक्ट साइड दिस इज आल्सो 1। तो ये तो बैलेंस है। दूसरे में हम लोग देख रहे हैं क्लोरीन इस साइड कितना है रिएक्टेंट में 1, यहां कितना है 2। तो इसे 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बार बार कह रहा हूं कि जब एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग बार बार शुरू से ही मिलाएंगे। अब ये सोडियम यहां कितना हो गया 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। हेंस दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है ना, हेंस दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ में आ रही बात? दिस इज योर होमवर्क, नोट डाउन। NaCl इज द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो हम लोग आधार नमक, घर पे नमक यूज करते हैं जिसे कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, वो इसी का फार्मूला है। ओके, लेट्स नाउ वी आर डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीकंपोजिशन रिएक्शन। इन द प्रीवियस क्लासेस वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, इन पार्ट 2 आइए समझते हैं कि व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है डीकंपोजिशन, डिकंपोज कर देना मतलब तोड़ देना। वहां कॉम्बिनेशन था मतलब कुछ 2 मॉलिक्यूल्स जुट रहे थे। यहां क्या लिखा हुआ है डिकंपोज मतलब कोई ना कोई एटम्स, कोई ना कोई मॉलिक्यूल टूटेगा, डिकंपोज होगा। ओके, आइए समझते हैं, इसे समझते हैं कि दिस इज ए कंपाउंड AB by any factor this is broken into 2 smaller molecules A and B and this is decomposition reaction। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल किसी भी वजह से टूटता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। ओके, छोटे छोटे एटम्स में। बड़ा सबस्टांस, बड़ा मॉलिक्यूल्स टूट रहा है और छोटे छोटे सबस्टांस और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एंड दिस इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, लेट्स डिफाइन इट। द रिएक्शन इन विच अ लार्जर सबस्टांस is broken into simpler substances, one or more than one, by different forms of energy like heat, light and electricity. Okay, and the reaction is known as decomposition reaction। आइए इस decomposition reaction को different examples से और अच्छी तरह से समझते हैं। Here this is calcium carbonate, this is calcium carbonate। When calcium carbonate is heated it is broken down into quicklime and evolve carbon dioxide gas। Okay, when calcium carbonate is heated it produces calcium oxide and evolution of carbon dioxide takes place। Hence we can see that this is a larger molecule which is broken down by heating, this is the symbol of heat, by heating and produces calcium oxide that is also known as quicklime and evolution of carbon dioxide takes place। Okay, in this example we can see that a larger molecule broken and forms 2 simpler substances। So this is an example of decomposition reaction। Okay, get it? Let's take another example, FeSO4 into 7H2O। This is the formula of hydrated ferrous sulfate। Okay,
जब हम लोग इसे गर्म करते हैं, जब हम लोग इसे हीट करते हैं, तो इसका सारा का सारा वाटर वेपर में चेंज कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। ओके, एंड यहां पे क्या बचता है? फेरस सल्फेट, जो कि किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। देखिए यहां चेंज इन कलर हो रहा है ना, ये ग्रीन कलर का, ये व्हाइट कलर का। हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था चेंज इन कलर। तो यहां चेंज इन कलर हो रहा है, हेंस अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अंडरस्टैंड? गॉट इट? ये फेरस सल्फेट फिर अगर हम लोग इसे दोबारा हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड, जो कि ब्राउन कलर का होता है, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। Here we can see that this is decomposed into ferric oxide. Here we can see that ferrous sulfate is decomposed into ferric oxide. Hence we can say this is a decomposition reaction. Okay? Any problem? बात समझ में आ रही है? स्टेप बाय स्टेप समझना है। बार बार मैं कह रहा हूं कि हमें थोड़ा थोड़ा सीखना है, लगातार सीखना है, थोड़ा पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। वेरी गुड। आइए, this note is very important regarding decomposition reaction. Okay, if a decomposition reaction takes place by heat, then that is known as thermal decomposition reaction. If it is by electricity, then this is known as electrolysis. Okay, and if with the help of light, then that is known as photolysis or photochemical reaction. Okay, and this note, all the decomposition reactions are endothermic in nature. ये अभी याद करना है कि व्हाट इज एंडोथर्मिक। अभी सिर्फ ये समझ लिए कि एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, हीट की जरूरत होती है। ओके बच्चों, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेली पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग इसी चैनल पे, इसी एनर्जी के साथ। और हाँ, आप लोग की कंटिन्यूटी चाहिए, आप लोग हमसे जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े, क्योंकि इस लॉकडाउन का हम लोग को फुल फायदा उठाना है। और हाँ, बिल्कुल, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें अभी तो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अभी तो बहुत वक्त है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आदत डालिए, क्योंकि हमको सिर्फ बोर्ड तक पढ़ के ठहरना नहीं है, हमें उससे आगे बढ़ना है। तो प्लीज इस बात को समझिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट कीजिए। जो भी फीडबैक है उसे कमेंट्स में कीजिए कि सर मुझे यहां प्रॉब्लम हो रही है, मुझे यहां पर एक एक बच्चे के कमेंट्स को पढ़ा जाएगा, उसे सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। लव यू ऑल, टेक केयर। अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहे। थोड़ा पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है।